बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एस्थमा यानी दमा के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं और इन मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो एस्थमा क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस वजह से एस्थमा हो सकता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में है। तो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे एयर पैसेजेस जो हैं, जो हमारी सांस की नालियाँ जो हैं, उनके अंदर अगर सोजिश होती चली जाए, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो और इन्फ्लेमेशन की वजह से वो अंदर से नैरो होना शुरू हो जाए, तंग होना शुरू हो जाए, उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन आ जाए और बहुत ज़्यादा अंदर पस जो है या रतूबत बढ़नी शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को हम एस्थमा कहते हैं। अगर हम अपने निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो ये सांस की नाली ट्रैकिया, जिसे हम ट्रैकिया या ब्रोंकस भी कहते हैं, उस पर मुश्तमिल होती है। ट्रैकिया जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक राइट ब्रांच राइट लंग के अंदर और दूसरी जो है लेफ़्ट ब्रांच जो है वो लेफ़्ट लंग के अंदर जाती है। इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं दोनों को। और उसके बाद लंग्स के अंदर जाने के बाद ये दोनों ब्रोंकाई जो हैं बहुत छोटी छोटी सांस की नालियाँ, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, उनके अंदर डिवाइड हो जाती हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ब्रोंक्यूल्स होती हैं हमारे लंग्स के अंदर। तो जैसे इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती चली जाती है, ये ज़्यादा इनके अंदर जो है वो सख्ती आना शुरू हो जाती है, इनके मसल्स जो हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और इनके अंदर जो है वो रतूबत यानी कि पस जो है वो बढ़ती चली जाती है। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स के अंदर जो देखने को मिलते हैं वो वही टाइटनेस इन द चेस्ट के अंदर जो है वो जकड़न का एहसास का होना, शदीद खांसी या कफ़ आ सकती है और कफ़ के साथ जो है चेस्ट के अंदर जो है वो रैटलिंग सीटी की आवाज़ आ सकती है, विजिंग साउंड आ सकती है, शाई शाई की आवाज़ आ सकती है, या फिर जो है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ सकती है। एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सर्शन करना, तेज़ चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। उससे जो उनके एस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वर्स होना शुरू हो जाते हैं और उनको जो है सांस लेने में ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। अगर कॉजेज़ के बारे में देखें तो जो पहला काज जो है वो जेनेटिक्स या जिन फैमिलीज़ के अंदर एस्थमा की हिस्ट्री मौजूद हो, अगर पेरेंट्स के अंदर है तो आगे जो है बच्चों के अंदर जो है एस्थमा के सिम्टम्स आ सकते हैं या एस्थमा आ सकता है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एस्थमा को काज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एस्थमा के पेशेंट के अंदर एस्थमा की अलामात को जो है वो बढ़ा सकती हैं, या उन चीज़ों की वजह से जिनको हम ट्रिगर्स भी कहते हैं, एस्थमा के पेशेंट के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं या उसको एस्थमा का अटैक आ सकता है। तो पहली जो है वो सर्टन एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस आप जानते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो एलर्जी काज करते हैं, जिनके अंदर पॉलन्स हैं, डस्ट है, फेदर्स हैं या पेट्स के जो बाल हैं वो एलर्जेंस के अंदर आ जाएंगे। सर्टन फ्यूम्स हैं, केमिकल्स हैं, फिर स्मोक जो है, ये चीज़ें भी जो है एस्थमा के पेशेंट के सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं। सर्टन मेडिकेशंस हैं, उनके लेने से, जैसे एनसेड्स हैं या सर्टन पेन किलर जो हैं, वो भी लेने से बाज़ दफ़ा एस्थमा के पेशेंट्स के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। फिर सर्टन वेदर्स या सीजन्स हैं, मसलन बाज़ पेशेंट्स के अंदर जो हैं एस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं सर्दी के अंदर, बाज़ के जो हैं ह्यूमिडिटी जब मौसम के अंदर नमी बहुत ज़्यादा हो, बाज़ के ऑटम में बढ़ जाते हैं। अलावा कुछ इमोशनल काजेज़ जैसे कि स्ट्रेस जो लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, अंदर भी एस्थमा के सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं एस्थमा की टाइप्स के बारे में। तो पहली जो टाइप है वो एलर्जिक एस्थमा है, और एलर्जिक एस्थमा जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सर्टन एलर्जेंस की वजह से अगर हो, जैसे कि पॉलन्स हैं, डस्ट है या सर्टन फीदर्स हैं, जानवरों के बाल हैं, तो उनकी वजह से हो तो उसको एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। सेकंड टाइप जो है वो नॉन एलर्जिक एस्थमा है कि जो एलर्जेंस की वजह से नहीं होती है और सर्टन केमिकल्स की वजह से हो सकती है, फ्यूम्स की वजह से हो सकती है, स्मोक की वजह से हो सकती है, तो उसको हम जो है वो नॉन एलर्जिक एस्थमा कहते हैं। तीसरी जो किस्म है वो सीजनल एस्थमा कहलाती है, सर्टन सीजन्स के अंदर अगर होती है। इसके बाद जो है वो ऑक्यूपेशनल एस्थमा, सर्टन ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जहाँ पे किसी तरह के फ्यूम्स हो सकते हैं या सर्टन केमिकल्स हो सकते हैं, उनकी स्मेल हो सकती है, या फिर अगर जो है
कॉटन फाइबर जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी अगर अस्थमा होता है तो उसको हम जो हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है। बाज़ लोगों के अंदर अगर वो एक्सरसाइज करें तो इस तरह के अस्थमा को जो है हम जो है वो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा कहते हैं। सर्टेन इन्फेक्शंस जो हैं वो भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फ्लू है, बहुत ज़्यादा अगर ठंड लग जाए। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल होने वाली वो मेडिसिन्स जो अस्थमा के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि इन मेडिसिन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इवन इन मेडिसिन्स को लंबे अरसे तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 के अंदर ली जा सकती है, 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 3 से 4 बार। तो आर्सेनिकम एल्बम के पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे, अगर उसको एलर्जिक अस्थमा है, सर्टन जो है चीज़ों से उसको एलर्जी है और उसको रात के वक्त उसके जो सिम्टम्स जो हैं वर्स कर जाते हैं और अस्थमा के साथ उसको एंजाइटी भी रहती है, तो आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट हमारी रेमेडी जो है वो एंटीमोनियम टार्ट है और एंटीमोनियम टार्ट को भी 30 के अंदर लिया जा सकता है, दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। लीडिंग सिम्टम जो हैं एंटीमोनियम टार्ट के, अगर चेस्ट के अंदर फ्लेम बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हो, बलगम का बहुत ज़्यादा इज्तिमा हो रहा हो, चेस्ट के अंदर रैटलिंग साउंड्स आ रही हों, वीजिंग साउंड्स आ रही हों, बच्चों का अस्थमा हो, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बच्चों को ठंड लग जाए और चेस्ट के अंदर जो है वो बलगम जमना शुरू हो जाए तब भी बहुत अच्छा काम करेगी। बूढ़ों का अस्थमा या बड़ी उम्र के अफराद जो हैं उनके अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी। तो एंटीमोनियम टार्ट को 30 के अंदर दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी जो है बहुत अच्छी और हैंडी रेमेडी है वो है इपिकाक। और इपिकाक को 30 के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, 200 की पोटेंसी के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। तो इपिकाक जो है उस वक़्त हम इस्तेमाल करते हैं अगर बलगम बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, बलगम को निकालना बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट के लिए दुश्वारी हो, और अगर एक्यूट अस्थमा का अटैक है, एकदम से पेशेंट को अस्थमा का अटैक हुआ है और उसको सांस ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा बलगम भरी हुई हो और उसके साथ अगर वो बलगम बाहर निकाले तो बहुत ज़्यादा बलगम निकले और साथ में वॉमिट भी हो जाए, तो उस वक़्त इपिकाक का इस्तेमाल करेंगे। हमारी एक और मेडिसिन जो है वो है एस्पिडोस्पर्मा 30। और एस्पिडोस्पर्मा जो है वो अस्थमा का कोई भी पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। एस्पिडोस्पर्मा जो है ये लंग के टॉनिक के तौर पर काम करती है, ये लंग्स टिश्यूज़ को जो है वो टॉन अप करती है। तो कोई भी जो है वो एस्पिडोस्पर्मा जो है ले सकता है। अस्थमा के लिए हमारी एक और मेडिसिन जो है वो नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ को 30 में लिया जा सकता है। बच्चों के अस्थमा के लिए बहुत अच्छा काम करती है और स्पेशली उन पर्सनस के अस्थमा के लिए कि जो कि डैम्प प्लेसेस पर रहते हों, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा हो, या उस सीज़न के अंदर जिसके जब नमी बढ़ जाती है तब उनका अस्थमा जो है वर्स होता हो, तो तब नेट्रम सल्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्थमा के साथ अगर ब्रोंकाइटिस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर खांसी आ रही हो और उसके साथ जो है फीवरिश कंडीशन भी हो, फीवर भी चल रहा हो, तो हमारी रेमेडी जो है वो फेरम फास्ट 30 2 से 3 कतरे 1 चम्मच पानी के अंदर दिन में 3 से 4 बार लिए जा सकते हैं। तो हम वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जो है वो दबाना ना भूलिएगा। और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।